तो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने इस चैप्टर के उस वीडियो पर जिसमें हमारे जो भी आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर चैप्टर के आगे के पोर्शन से उसको देखेंगे। तो अगली संकल्पना है समनुरूपता की। समनुरूपता मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का यार देखो, हम लोगों ने पहले बात की थी कि हमें किसी भी व्यवसाय के जो भी वित्तीय विवरण है ना, उसका बाकी और कंपनी से भी तुलना करनी होती है। तो तुलना जब हम तभी कर पाएंगे जब कोई समनुरूपता होगी, कंसिस्टेंसी होगी। और दूसरी चीज, उसी कंपनी की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज से 10 साल पहले कैसे परफॉर्म कर रही थी, 5 साल पहले कैसे कर रही थी, आज कैसे परफॉर्म कर रही है, तो इन दोनों चीजों की तुलना करनी होती है। क्या करनी होती है? तुलना। तो तुलनीयता एक जरूरत है, इस वजह से हमें समनुरूपता की आवश्यकता होती है। और समनुरूपता होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? खातों की लेखांकन संबंधी नीतियों, जो नीतियां हैं जो आपका डिसाइड कर रही हैं कि आपको किस तरह से लेखांकन करना है, और अभ्यासों मतलब जो प्रैक्टिस में है, आप जिस तरह से चीजें बना रहे हो, जिस तरह से अकाउंट्स बना रहे हो, उनमें क्या हो जाएगा लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी कर रहे होते कंपैरिजन। समानता और समनुरूपता रखना, ये हमारी कोशिश होती है, सिद्धांत है। ठीक है। अब मैंने बोला कोशिश होती है। कोशिश क्यों होती है? हमें पता है कि लेखांकन के जो भी सिद्धांत है वो एकदम फिक्स्ड नहीं है, चीजें बदलती भी रहती हैं। जैसे जैसे परिवेश बदल रहा है, सरकार हमसे नई रिक्वायरमेंट्स मांगना स्टार्ट कर दे रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई नया परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे परिवर्तन भी हो रहा होता है ना, कुछ छोटा छोटा परिवर्तन चलता रहेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा पूछे कि इसका मतलब यह हुआ कि इस संकल्पना की वजह से, कौन सी संकल्पना? समनुरूपता की संकल्पना। इस संकल्पना की वजह से नीतियों में परिवर्तन वर्जित है, अगर कोई ऐसा पूछे तो आप बोल दोगे नहीं, परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ठीक है। एक ऐसा कोई बोलते हैं, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब जो परिवर्तन है वही एक चीज है जो हमेशा रहेगी, बाकी तो कुछ भी नहीं रहेगा। समझते हो? उसी तरह से यहां पर परिवर्तन तो होगा, इसका मतलब यह है कि परिवर्तन धीरे हो, कम हो और सोच समझ करके हो। जब जरूरत पड़ेगी तो परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन जिन चीजों में परिवर्तन की जरूरत नहीं उनको परिवर्तित नहीं करेंगे, और सारे लोग एक जैसी चीजों को फॉलो करेंगे। तो ये हम लोग को समझ में आता है ये पहले से भी। अब इसमें दूसरा जो इसका फायदा होता है, क्या रीजन होता है कि क्यों ये किया जाए? व्यक्तिगत आग्रह होता है। व्यक्तिगत आग्रह समझते हैं, मतलब पर्सनल बायस। मुझे लगता है ये चीज ज्यादा सही है, मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा सही है, तो वो अलग अलग लोगों के तरीकों की वजह से कंफ्यूजन ना हो जाए, वस्तुनिष्ठता आ जाए। सारी चीजें कनेक्टेड है। वस्तुनिष्ठता की भी हम लोग अलग से बात करेंगे अभी। तो बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो एकदम ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत अपना एक आइसोलेशन में अकेले कमरे में बैठ करके जिंदा है। इस सिद्धांत का बाकी सिद्धांतों से भी लेना देना, एक इंटरकनेक्शन है, समझ रहे हो? तो वो क्या बात आ जाती है कि व्यक्तिगत आग्रह यानी कि बायस का निराकरण हो जाता है। आपको पता है कि इसी तरह का सिस्टम आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब इसी में एक थोड़ा सा उदाहरण छोटा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मूल्यह्रास की बात हो रही है। आज से जो आपका फर्नीचर है, मैं बार बार फर्नीचर का एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। अभी हम लोग आगे जब लेखांकन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कई चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, और हर 10 साल के लिए आप यूज करोगे। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो आप ये मान लो कि हर साल 5-5 हजार रुपए का फर्नीचर की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आप हर साल जो मूल्यह्रास मानोगे वो एक तरह का आपको क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है, या फिर एक तरह की हानि होती है। तो जो आपकी हानि हो रही है आप 5,000 रुपए मान लोगे हर साल के लिए। ठीक है। अब इसमें एक और संकल्पना लग रही है पहले से, क्या? कि गोइंग कंसर्न, हमेशा काम करेगा बिजनेस। तभी आपने एक तरह की परिसंपत्ति को क्या कर दिया? एक तरह के सेवाओं का पुलिंदा मान लिया। और यहां पर ये समझ लो कि हर साल आप 5,000 रुपए घटा रहे थे, जो भी आपका टोटल लाभ हो रहा था उससे हानि घटा दे रहे थे। 5,000 और भी हानियां थी, लेकिन 5,000 रुपए को आप हानि की तरह घटा रहे थे कि ये मूल्यह्रास हो रहा है फर्नीचर में। लेकिन इसकी जगह अगर मान लीजिए आपका कोई नई सिस्टम आपने बना लिया और आप अचानक से 10,000 रुपए घटाने लगे, तो अब होगा क्या कि जो आपको इस में परिवर्तन की वजह से लाभ और हानि दिख रहा होगा उसमें अंतर हो जाएगा। तो अब अगर इस तरह कोई अंतर आपको करना पड़ रहा है मान लीजिए, तो आप उसको फुटनोट में लिख देंगे, है ना। और साथ में इस तरह के परिवर्तन से दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आपको जो पूरी पिक्चर है वो पुरानी पिक्चर भी बदल जा रही है थोड़ी सी। ठीक। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं, समनुरूपता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अगली संकल्पना को देखते हैं। अगली संकल्पना आती है हमारी रूढ़िवादिता की संकल्पना। अब ये संकल्पना का लेखांकन में भी बहुत महत्व है और कई लोगों के जीवन में भी बहुत महत्व हो सकता है। ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। रूढ़िवादिता का मतलब यार ये होता है कुल मिलाकर के कि जो हमारे कंपनी के, हमारे व्यवसाय के फायदे हैं ना, वो ज्यादा ना दिखें। ऐसा ना हो जाए कि जितना फायदा वास्तव में नहीं हो रहा उससे ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब तक हमें कुल मिलाकर के लाभ नहीं हो रहा तब तक तो हम उसको नहीं देखेंगे।
लेकिन अगर हमें दूर में भी कभी हानि होने की कोई एक्सपेक्टेशन है कि यार जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पैसे लिए हुए हैं, तो पहले से ही मान लो कि इसमें से कुछ पैसा तो वापस नहीं आएगा, समझ रहे हो, तो बैंक्स ऐसा करती हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रावधान। तो प्रावधान आप हमेशा से ज्यादा करके रखो, है ना। तो उससे होता क्या है, उससे ये हो जाता है कि आपकी कंपनी में जो भी फायदा है वो जितना हो रहा होगा उससे जो वास्तविक फायदा है, समझ लो, जो वास्तविक फायदा है वो कहीं से भी ऐसा ना हो जाए कि आप दिखाने ज्यादा लग जाओ। मान लीजिए आपको कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का आपकी कंपनी में फायदा हो रहा है, तो आप 1 लाख की जगह अगर ये सारी चीजें लेते हुए 95,000 का दिखा दे रहे हो तो वो अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्यों? क्योंकि वास्तव में जो फायदा हुआ है वो कंपनी के पास ही रहा, तो कंपनी की परिसंपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर आपने कहीं से लाभ ज्यादा दिखा दिया, आपको वो 1 लाख का रहा था और आपने मान लिया नहीं जिनको पैसा दिया सारे पैसा वापस आ जाएगा, सब जगह पर आपने एकदम एक बहुत ही आशावादी इंसान की तरह सोचा कि सब कुछ ठीक ही रहेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, तो आपने 1 लाख की जगह आपने मान लिया कि आपको 1.25 लाख का फायदा हो गया। कितने का? 1.25 लाख का। अब आप कंपनी में क्या होता है कि जो भी फायदा हो रहा होता है वो बाकी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है डिविडेंड के रूप में, तो आपने कंपनी का वो फायदा लोगों को बांट दिया। अब फायदा तो आपको 1 ही लाख का हुआ, तो वास्तव में 25,000 रुपए की कंपनी की जो परिसंपत्तियां थी वो कम हो गई, और इससे हो क्या जाएगा, कंपनी को चलने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, तो कंपनी में पूंजी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और कंपनी एक तरह का विचार है और वो विचार ही खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा अगर वहां पे पूंजी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हम लोग लाभांश का वितरण हमें करना होता है, तो हम लाभ को जितना है उससे ज्यादा नहीं दिखा दे, भले ही थोड़ा सा कम दिखाएं। तो ये रूढ़िवादिता के सिद्धांत में इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का निराशावाद कहीं से झलक रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि फायदा जो हमें जितना होना चाहिए जब हम पूरा हो जाएगा तभी उसको मान रहे हैं, हानि हमें होने की संभावना है फिर भी हम उसको काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो निराशावादी एटीट्यूड थोड़ा सा है, लेकिन वो जरूरी इसलिए है कि अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप ज्यादा लाभांश बांट दोगे और आपको उतना फायदा नहीं हुआ जितना आपने मान लिया, कैलकुलेट कर लिया, और आपको लाभांश तो आपको अकाउंट की जो किताबों में लिखा हुआ उस से बांटना रहेगा, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो पूरा का पूरा व्यवसाय खतरे में पड़ सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, देनदार होते हैं। हम लोगों ने बोला था परिसंपत्तियां बराबर देता है प्लस पूंजी, तो जो देता है बाहरी लोगों ने जो आपको पैसे दे रखा है, बैंक ने दे रखा है, किसी और से आपने उधार ले रखा है व्यवसाय चलाने के लिए, उन लोगों के जो भी उन लोगों का ध्यान रखना कुल मिलाकर के कि उनका आप पहले पैसा दे पाओ, उनसे जिससे उधार लेकर के वो पैसा आप चुका पाओ, तो वो बहुत जरूरी होता है। और इस वजह से भी हमें यहां पर क्या होना पड़ता है, कंजर्वेटिज्म बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म। और इसके लिए और ज्यादा अच्छा शब्द जो है इंग्लिश में वो होता है प्रूडेंस, है ना। प्रूडेंस मतलब होता है कि आप भविष्य के बारे में सोच करके चल रहे हो, थोड़ा सा चादर अपनी उतनी चादर क्या बोलते हैं, उतने पैर पसारी है जितनी लंबी सैर, है ना। तो चादर के बाहर आप मत पैर पसारो, चादर बड़ी कर लो और उसके अंदर ही बैठो आराम से, थोड़ा भविष्य को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, जैसे अभी समझ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी चीन के साथ हमारी घटना हुई, है ना, झड़प हुई, जिसमें हमारे देश के इतने सारे जो एक हमारे कर्नल साहब भी थे जो शहीद हो गए, और वो बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे लिए रही। अब ऐसे में हमारे भारत की कई कंपनियां हैं जो चीन में काम कर रही हैं, कई चीन की ऐसी कंपनी जो भारत में काम कर रही हैं, और हो सकता है कि अगर ये घटना और ज्यादा बढ़े नहीं हो, हम दोनों पड़ोसी देश हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, दोनों का बहुत नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि चीन जिस तरह से हमें परेशान करता है ना, बीच बीच में बुली करता है, एक होता है ना हर स्कूल में आपको एक लड़का मिल जाएगा जो छोटे छोटे लड़कों को परेशान किया करता है, और चीन हमसे कोई इतना बड़ा वो दादा नहीं है, लेकिन उसने अपने सारे पड़ोसियों को परेशान करके रखा हुआ है। और हमारे एक बहुत ही शैतान पड़ोसी पाकिस्तान, उसको भी बहुत ज्यादा मदद करता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां से एक रास्ता निकाल रहा है, तो चीन से बचने का एक ही तरीका है कि हमें अपने आपको खुद को मजबूत करना होगा, है ना। लेकिन इस झड़प के बीच में चीन की कोई कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, तो हो सकता है कि अगर झगड़ा बढ़ जाए तो उनके ऊपर नकारात्मक फर्क पड़ने लग जाए काफी ज्यादा। तो बिजनेस में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, पूरा बाहर का जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो कभी भी उठ के आ सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए पेट्रोल बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाए, जैसे आजकल हो गया, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आजकल, तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कार बना रही थी या डीजल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, ट्रक्स बेच रही थी, तो उसकी भी कीमतें कम होने लगेंगी, जबकि वो अपना काम सही से कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है, एक इंडस्ट्री है जहां पर अभी मान लीजिए ईरान में लड़ाई होने लग जाए तो और ज्यादा दाम बढ़ सकते हैं कच्चे तेल के। तो इन सारी चीजों से होता क्या है ना कि बिजनेस के बीच में बहुत सारे रिस्क चल रहे होते हैं, वो रिस्क कहीं से भी सिर उठा करके आ सकता है, कोई भी रिस्क आ सकता है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग थोड़ा सा पैर बचा करके फूंक फूंक करके थोड़ा पैर रखते हैं, समझ रहे हो। तो वो चीज है, उसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें सावधानी से खेलना, ठीक है। ये एक तरह का एक विचार है, एक नीति है, उस पर आधारित है ये वाली संकल्पना। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो रूढ़िवादिता की संकल्पना की बात की थी उसमें एक पॉइंट थोड़ा सा छोड़ दिया था, इंपॉर्टेंट है
जानबूझकर ये नहीं करना है कि आप लाभ कम दिखाओ, है ना। मतलब लाभ को हमें ज्यादा एस्टिमेट नहीं करना है, जो लाभ हो रहा है उसको आपको दिखाना है, जो हानि हो सकती है उसके लिए प्रावधान बना देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाभ को आप जानबूझ करके दबाने लग जाओ, वो गलत हो जाएगा। उससे क्या हो जाता है, हिडन प्रॉफिट्स हो जाते हैं, गुप्त कोषों का निर्माण हो जाता है। क्या बोला जाता है, गुप्त कोष, ठीक है, हिडन प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक तरह का करप्शन वाली चीज हो जाती है, भ्रष्टाचार हो जाता है, ये नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जहां पर फायदा हो रहा है इसका मतलब नहीं कि हम उसको बहुत जो एकदम थोड़ा सा समझ करके समझदारी से भविष्य के बाकी अनिश्चितताओं को ध्यान रखते हुए हमें करना होता है, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली संकल्पना पर। अब आती है हमारी मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी मतलब क्या होता है, मैटेरियल हो। गीता में आपने सार देखा है ना, बहुत सारे लोगों के घर में गीता का सार की ऐसे फोटो लगी रहती है। तो सार क्या है, मेन चीज क्या है, समझ जाओ। तो इसको बोलते हैं सारता, है ना। कटुता, जैसे कटु है कोई तो कटुता हो जाएगा, वैसा ही सारता है। तो हिंदी में इसके शब्द को समझना बहुत आसान है। सारता, सारता में क्या होता है कि लेखांकन करते समय केवल महत्वपूर्ण जो बातें हैं ना, उन्हीं पर आप ध्यान रखिए, उन्हीं तथ्यों पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप सोचोगे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ यार, जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब वीडियो बनाने में ये निकालता हूं कि मेरी कुल मिलाकर के कितनी कीमत लग रही है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो मैं सोचूंगा कि मेरा कैमरा है, कैमरे की खरीदने की तो चलिए आप कॉस्ट मानेंगे, और वो एक परिसंपत्ति है, तो उसको जितने समय के लिए मैं यूज करूंगा, जितने वीडियोस में यूज करूंगा, हर एक में एवरेज निकाल दूंगा उसका, काइंड ऑफ, है ना। लेकिन अगर मैं ये बोलने लगूं कि मेरे ये जो मार्कर है, इस मार्कर के लिए मैंने इंक खरीदी है, और इंक आई है मान लीजिए 40 रुपए की। अब 40 रुपए से मैं मार्कर जो है वो 60 बार भर पा रहा हूं। कितनी बार फिल हो पा रहा है, 60 बार हो पा रहा है। तो 60, अब मैं बोलूंगा कि एक बार मैंने इंक डाली और मैंने एक बार बोर्ड पर लिखा, तो उसमें 40/60 रुपए खर्च हो गए। तो मैं इसको भी अभी जोड़ना स्टार्ट कर दूं हर वीडियो के लिए, है ना। फिर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप सोचो जितना दिमाग मैंने लगाया, जितना समय खर्च किया ये निकालने के लिए, और वो भी एकदम ठीक नहीं होगा। कोई चीज ऐसी हो जाएगी, छोटी सी चीज खराब हो गई, रबर खो गई, मान लीजिए काम करते समय कोई छोटी सी पटरी थी स्केल की, वो टूट गई। तो जो चीजें आप खरीद रहे हो, उनको खरीदने के टाइम पे तो आपने कॉस्ट मान लिया, लेकिन अभी बेचने के टाइम पर उसको कैसे कैसे रोज रोज अलग अलग यूज कर रहे हो, तो हर एक चीज को आप बहुत छोटी छोटी चीज को पकड़ना स्टार्ट करोगे ना, तो लेखांकन कभी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, आप कितनी चीजों को लिखोगे यार। अभी यहाँ पे बिजली चल रही है, फिर आप सोचोगे कि अच्छा आधा यूनिट मेरा कूलर चलने में खर्च होगी बिजली, और लेकिन 0.1 यूनिट पंखा चलने में भी खर्च हो गई होगी, ये वाली सीएफएल जल रही थी तो इसमें इतनी खर्च हो गई होगी। तो आप बिजली निकालने का हिसाब लगाने लग जाओगे, है ना। मतलब पूरा जो मुख्य मुद्दा है वहां से दिमाग आपका हट जाएगा। इसलिए बिजनेस के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको देखो। अब महत्वपूर्ण का क्या मतलब है, महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें, एक तो प्रकृति होती है। प्रकृति मतलब ऐसी चीजें, अब भाई 1 रुपए की भी इंक खर्च हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। जबकि अथॉर्नी की भी खर्च होगी 0.5 रुपए की, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका धनराशि इतनी छोटी है। तो पहली चीज तो हो जाती है कि आप, मतलब एक तो होती प्रकृति, एक होती धनराशि। अगर बहुत ही कम धनराशि की कोई चीज हो रही है, घटना घट रही है, उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं कि उसको भी हम लेखांकन करने लग जाएंगे। एकदम से कुछ होते हैं राजा बाबू टाइप के लोग, जो कुछ भी बताओ उनको बता दिया नहीं, ऐसे जैसे घोड़ा होता है ना, उसको घोड़ी को ऐसे बांध दिया जाता है और वो सामने देखना होता है, तो उसको बोल दिया नहीं ऐसे चलना, वो ऐसे ही चलेगी। यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, समझना होता है कि नहीं ये चीज इतनी छोटी है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बहुत सारी जो एकदम नहीं फर्जी चीजें उनको छोड़ते रहना होता है, ये होता है हमारा मेडिकल कॉन्सेप्ट। और दूसरी होती प्रकृति। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जानकारी अगर हमारे सूचना के उपयोगकर्ताओं को नहीं है, तो उस स्थिति में उनका डिसीजन बदल सकता है। समझ लो, अगर हम उनको ये जानकारी नहीं देंगे तो उनका निर्णय बदल सकता है। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो महत्वपूर्ण है, उसको लिखना है। लेकिन आप कोई इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बड़ी सी कंपनी, एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब एप्पल में 3 पेंसिल गायब हो गई, नहीं मिल रही है, टूट गई, है ना। इरेजर से छील रहे थे बार बार, 3 बार आपने छीला, तो आप ये नहीं मानो कि अरे वैसे एक ही बार में छीलने में काम चल जाता है, इसकी बार बार टूटती जा रही है वो नोक, तो अभी आप फिर से छील रहे हो तो उसका पैसे निकाल लो। तो ये सारी चीजें छोड़नी होती है, समझ रहे हो। मतलब बिल्कुल जो जिसका मतलब नहीं है उसको मत लिखो, कुल मिलाकर के सिंपल ये समझ लो ऐसा। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आगे है वस्तुनिष्ठता। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि जो मेरे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, मैं समझता हूं कि नहीं मैं जो सोच रहा हूं सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा उस सिस्टम के साथ जीवन निकाल रहे हैं और आपको उस सिस्टम में कमियां दिखाई पड़ने लगे, तो आप उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करोगे। आप ये बात फैलाओगे कि यार ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ये तरीका ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब तक वो सिस्टम का अंग नहीं बन जाएगा तब तक आप उसी को फॉलो करोगे जो सिस्टम में है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कई बार आपके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, एक तो यहां से समरूपता खत्म हो जाएगी, सारे लोग अलग अलग तरह से काम करने लग जाएंगे, वो समस्या हो जाएगी। और आपका व्यक्तिगत पूर्वाग्रह क्या कर सकता है,
लेखांकन में जो भी हमें चीजें दिख रही है वित्तीय सूचना, उनका प्रारूप बदल सकता है, उनका रूप बदल सकता है, किसी और तरह की छवि बना सकता है। तो जो व्यक्तिगत हमारा पूर्वाग्रह होते, व्यक्तिगत आग्रह होते, पर्सनल बाइसेस होती हैं, वो खत्म हो जाए, ये जरूरी है। और वस्तुनिष्ठता की वजह से ही मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी आज से 10 साल पहले, आज वो 25 करोड़ की हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे लेखांकन में क्या दिखा रहा है, वही 2 करोड़ रुपए दिख रहे हैं परिसंपत्ति में। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग वस्तुनिष्ठता की वजह से ऐसा करते हैं। वस्तुनिष्ठता कैसे? वहां पर आप सत्यापन कर पाओगे कि देखो भाई आज से 10 साल पहले 2 करोड़ की जमीन खरीदी थी, उसके कागज है, मार्केट वैल्यू का कोई कागज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऐतिहासिक लागत का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो भी जुड़ा हुआ है। तो ये आप समझो ना, एक तो यहां पर जो सिद्धांत है आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से नया सिद्धांत आ गया, एकदम इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड समझते हो कि सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो वस्तुनिष्ठता कॉन्सेप्ट है ना, वस्तुनिष्ठता का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिससे कि आप अपने पर्सनल बायसेस को छोड़ करके काम कर पाओ। ठीक है, तो ये हमारे जो आधारभूत लेखांकन की संकल्पनाएं थी वो सारी पूरी हो जाती हैं। अब हम लोग आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। और प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल यार, इतने लोग देख रहे हो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। और कमेंट्स करो, जहां पर दिक्कत आ रही है उसके भी कमेंट्स करो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बताओ, उससे एक तरह की प्रेरणा मिलती है, लगता है कि हाँ लोगों को समझ में भी आ रहा है, देख रहा है, और कई लोग करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।